हेलो एवरीवन। सावन के झूले ग्रुप की तरफ से मैं माधुरी शर्मा परिचय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, पिछले सेशन में माया जी से हमारा परिचय अधूरा रह गया था। उसी परिचय को हम आगे बढ़ाते हुए आज फिर हम माया जी से बातचीत करेंगे। पिछली बार हमने माया जी के बचपन के बारे में जाना और एक खास सीख मिली कि बच्चों को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और बेटियों को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। माया जी की जिंदगी के बारे में जानने के लिए हम और फिर आगे उनसे बातचीत करते हैं। वेलकम माया जी, आपका इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। थैंक यू माधुरी माया जी, जी। आज हम आपके उन रत्नों के बारे में जानना चाहेंगे जो आपके जेम्स हैं, जिनके कारण आपके जिंदगी में ड्रास्टिक चेंज आया। जी आपके जेम्स, आपके दोनों आंखों के तारे। जी अभी जो मैं इतनी समाधानी दिख रही हूँ और मेरे चेहरे पे इतना जो खुशियों का वो एहसास झलक रहा है, वो सब 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 पूरा कंट्रीब्यूशन मेरे वो दोनों बच्चों को जाता है। क्योंकि हम पेरेंट्स मेहनत तो बहुत करते हैं, सभी लोग करते हैं, और सब अपनी तरीके से बहुत ज्यादा डेडिकेशन देते हैं, जैसे खाने पीने से लेके उनकी चीजें सब कुछ। बट सभी बच्चे उतने सिंसियर नहीं होते। हम हमारी तरफ से बहुत कुछ कर सकते हैं, बट जो उनको करना है वो हमारे हाथ में नहीं होता। तो मैं हमेशा सबको ये बताती हूँ कि हाँ, मेरा मेरे बच्चों को मैंने किया है, मैंने उनको उस रास्ते पे जाने के लिए मदद की है और मेहनत भी उठाई है, पर उनका कंट्रीब्यूशन भी उसमें इतना ज्यादा है कि अगर वो इतने सिंसियर नहीं होते, वो खुद इतने मेहनती नहीं होते, तो आज जो मैं सक्सेसफुल हूँ ऐसा लग रहा है वो नहीं होता था। तो सिर्फ क्रेडिट मेरा अकेले का नहीं है, ये टीम वर्क है। इसमें हम तीनों ने मिलके इस लड़ाई को लड़ा और मेहनत की, और जो भी की वो सिंसियरली। तो शुरुआत ऐसी हुई कि हम जब मेरा जब बेटा प्रेग्नेंट, मैं जब बेटे के टाइम प्रेग्नेंट थी, उस टाइम से भी मतलब बहुत सारी औरतें, हमारे टाइम हम औरतें प्रेगनेंसी एंजॉय करते थे, अभी भी करती होगी बहुत सारी लड़कियां, बट लड़कियों को प्रेगनेंसी एक बीमारी भी लगती है। मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, मुझे बेड रेस्ट बोला है। तो प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैंने पूरा 9 महीना हर एक पल जिया है। में कहा जाता था कि संस्कार जो हमारे बच्चों को हम पेट से ही शुरू करना चाहिए, तो फिर वो आगे जाके उसका असर दिखता है। और कसम से मैं हर काम करने के टाइम सोचती थी कि ये मेरे बच्चे को आना चाहिए। मुझे ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि मुझे यही नहीं आता, वो नहीं आता, मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मैं एंड ऑफ द डे तक इतना मेहनत किया, पूरा 9 महीना बिल्कुल आराम नहीं किया, नौकरी भी कर रही थी सब कुछ। बट मुझे ऐसा, मैं झांसी की रानी मुझे जैसा मुझे रहना है और मेरा बेटा शिवाजी जैसा पैदा होना है, तो मैं इतनी मेहनत करती थी कि मैं ऐसा लेजी होके, कभी मायूस होके पूरा 9 महीना मुझे लेबर पेन तक वॉमिटिंग था। एंड ऑफ द मतलब जब तक हॉस्पिटल में एंट्री करती थी तो अभी तक, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि मैं मुझे कुछ प्रॉब्लम है। मैं बोली थी वाह, अभी मेरा बेटा मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुझे सोनोग्राफी में थोड़ा सा आइडिया आया। तो मैं वो लोगों को और अभी की जनरेशन को, लड़कियों को भी कहना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी से ही शुरुआत होती है अपने बच्चों को सिखाने की, संस्कार करने की। तो वो शुरू से तभी से करती थी। तो जब मैं, मेरा लास्ट टाइम श्रद्धा मैडम ने और एक बात बताई थी, मैं जब लेबर पेन शुरू हुआ तो मैं हॉस्पिटल गई। तब मेरा जॉइंटिस होता है बच्चे जब पैदा होते हैं, तो वो जो अपना एटमॉस्फेयर मैच होता नहीं है, तो बच्चे पीले पीले दिखते हैं। तो उस टाइम मेरे बेटे को वो हुआ था और मैं ऑलमोस्ट 10 दिन हॉस्पिटल में थी। तो 10 दिन हॉस्पिटल में थी, तो उस 10 दिन में मेरे बेटे को 48 आवर्स या 72 आवर्स तक नीले लाइट के नीचे रखा गया था। तो हॉस्पिटल में ऐसा होता था कि बहुत सारी औरतें हैं, कोई सिजेरियन हुआ है,
एक लेडी का सिजेरियन हुआ था, उसका बेटा बहुत हेवी था, 10 पाउंड का बेटा था, और वो लेडी बेहोश थी, और उसका बेटा इतना जोर जोर से रो रहा था, इतनी जोर जोर से रो रहा था। तो मेरे पास सिस्टर आई थी मिलने के लिए, सिस्टर मैम आप एक हेल्प कर सकते हो क्या? मैंने पूछा क्या? तो ये बच्चा रो रो के उसका गला सूख गया है, इसको दूध पिलाना। तो एक शुरुआत हुई उस 10 दिन में कि उस बच्चे को उसने मेरे पास लाया और वो बच्चे को मैंने दूध पिलाया। वो बच्चा इतना सुकून से सोया। उसके बाद फिर ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि बचे हुए 6-7 दिन लगातार कोई भी प्रॉब्लम आता है, किसी भी लेडी को कुछ ड्रेसिंग के लिए जाना है, फैमिली प्लानिंग के लिए जाना है, तो मेरे पास नर्स आती थी, क्योंकि हमारे अब डिपार्टमेंट के ही हम लोग हैं तो इतने कंफर्टेबल फील करते थे। तो नर्स आती थी, माया जी आप फीडिंग करेंगे? तो मुझे पता नहीं उस 10-10 दिन के दौरान मैंने बहुत सारे बच्चों को दूध पिलाया है। और कभी कभी दुआएं भी काम करती है। कहने का मकसद यह है कि दुआएं भी काम करती है। तो ऐसा, जैसे मेरे बच्चे छोटे से थे और हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में आ गए, जॉइंट फैमिली से निकल गए। मेरा बेटा जब 1.5 साल था, तो उस दौरान जब मेरा बेटा हुआ तभी मेरा पति भी दिल्ली में ही था। ऑलमोस्ट बेटा मेरा 7-8 महीने का होने के बाद उसकी ट्रांसफर हो गई परमानेंटली मुंबई में, और उसके बाद मैं डिलीवरी होकर अपने ससुराल चली गई। ससुराल में भी 3 महीने की मैटरनिटी लीव खत्म होने के बाद मैंने ज्वाइन किया। फिर बाद में ऐसे घर में थोड़ी भीड़ होने लगी, सभी एक साथ रह रहे हैं, तो सस्ता फादर इन लॉ ने सब डिस्ट्रीब्यूट किया और हम लोगों को एक फ्लैट में शिफ्ट किया। फ्लैट में नहीं बोल सकते, स्लम एरिया में, स्लम एरिया में। हाँ, तो उधर हम लोग शिफ्ट हुए। तभी हमारी हालत इतनी खराब थी कि हमको रहने की जगह नहीं थी, तो हम लोग 1 साल के लिए वापस थाने गए। वो बताया था ना माधुरी? हाँ हाँ। तो उसके बाद वापस जब उसकी बहन वापस अपने घर में चली गई तो हम लोग रिटर्न माहिम में आ गए। और वैसे ही फिर मेरी रीतू के लिए मैं प्रेग्नेंट रह गई, और मेरी ननद की लड़की भी हमारे साथ रहती थी, वो भी मैंने शायद बताया था। तो जब मेरी रीतू की, उसके पहले ही रहते थे ना? हाँ, और पहले से ननद की लड़की रहती थी, उन्होंने सब शिफ्ट किया उधर। हाँ, तो रीतू के लिए मैं कंसीव हो गई 94 में, और उसके बाद जब 95 मार्च में मेरी रीतू पैदा हो गई तो मेरी ननद अपनी लड़की को लेके गई, अपने आप लेके गई। तो मुझे जो चाहिए था मुझे कि मुझे अपने ही बच्चे को मैं संभालू ना, अगर कोई इतना रिस्पेक्ट भी नहीं करने वाला, तो उससे अच्छा मैं अपने बच्चे को, तो मेरी रीतू हो गई। तो ऐसे ही मेरे बच्चे दोनों, हम लोग सब उधर ही रह रहे थे, तो एक बेबी सिटिंग में बच्चे रहते थे, दोनों बच्चे बेबी सिटिंग में रहते थे। तो एक कैथलिक लेडी के पास मेरा बेटा रहता था, और बेटी भी। तो वो कैथलिक लेडी के पास बहुत टॉर्चर था बच्चे को मेरे, हर छोटी छोटी चीज में मुझे बहुत प्रगत करना था। और बेबी सिटिंग में ऐसा माहौल था कि मेरी बेटी 1.5 साल की, वो टॉयलेट और बाथरूम के बाहर जो पैसेज होता था उधर उसको बिठाती थी, और उसके घर में नर्सरी भी चलता था, बेबी सिटिंग भी चलता था। तो जब नर्सरी चलता है तब ये छोटे बच्चों को उधर बैठना है, तो उधर बैठ के उनको मच्छर वगैरह काटते ना, हालत खराब होती। तो 1-2 बार ऐसा मेरा सरप्राइज विजिट था, हमारे 3 बजे ऑफिस छूटने के बाद मैं चली जाती थी, और वो अवेयर नहीं रहती थी। और सडनली मैंने 2 बार बेटी को मेरे ना उधर ही ऐसा वो पैसेज में ऐसे ही सोते हुए देखा, गीला एरिया में। तो मेरे बेटे को, मेरा बेटा तभी बात करता था अच्छा से, तो मेरे बेटा बोलता था कि मम्मी रितु को ने शी किया तो मुझे धोने को लगाती है। और मेरा बेटा 4 साल का था, 4.5-5 साल का था। तो फिर वो लेडी बोलती थी अदरवाइज तुम ये क्या क्या बोल रहे हो, हगीज एंड वो दो है ना, डायपर्स बच्चे को, मतलब इतनी उस टाइम डायपर वगैरह उतना ये नहीं था। तो बोला इतनी हैसियत होती थी तो मैं नौकरी नहीं करती थी ना, तो वो नहीं तो फिर उनका जो अंडरवेयर वो फेंक देती थी बेबी सिटिंग। तो एक दिन मैंने ऐसा डिसीजन लिया कि दोनों को ये बेबी सिटिंग में रखना ही नहीं।
तो मैंने सीधा छुट्टी लिया और जब तक मुझे चाहिए वैसा बेबी सिटिंग नहीं मिलता मैंने किया। तो उसमें भी हमारे डबल ये थे कि ही वाज नॉट रेडी फॉर दैट, कि क्यों ये मेरा बेटा उधर उधर रहता था तो इंग्लिश बोलना सीखता था। बोला अच्छा। इंग्लिश बोलना इतना इम्पोर्टेंट है क्या कि अपनी जान पे जाए, क्योंकि मेरी बेटी का हेल्थ इंप्रूव ही नहीं हो रहा था उधर, वजन नहीं बढ़ रहा था और एकदम डल डल रहती थी। तो इंग्लिश बोलना तो बात की बात है, पहले तो हेल्थ इम्पोर्टेंट है। तो फिर उसके ऊपर भी हमारा बहुत झगड़ा हुआ। फिर मैंने एक ढूंढा और उधर मेरे बच्चों को रखा। फिर वो जो बेबी सिटिंग था वो बहुत अच्छा था। तो थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ कि जब मैं रितु 4 साल की और राज 7-8 साल का, इसने वो बेबी सिटिंग भी बंद करवाया उन दोनों का। और हाँ। वो तो स्लम एरिया है, मैं ऑफिस में 8.5 घंटा प्लस 1.5 घंटा ट्रैवलिंग, ऐसा 10 घंटा बाहर, वो अपना ऑफिस में। और रितु 5 साल की, राज 9-10 साल का। तो वैसे हालत में बच्चे जैसे लावारिस जैसे उधर रह रहे थे। और 1-2 बार मैंने फोन किया तो फोन करके पूछा तो रितु और आज घर पे है और बाजू में किसी का आवाज आया तो उनका कौन है, तो बोला डैडी के दोस्त है। बोला क्यों आए हैं, तो बोलते वो खाना खाने आए। बोला खाना मैं नहीं हूँ, हमारे डैडी नहीं है, तुम दोनों ही हो, तो खाना घर पे हमारे आने का मतलब क्या है उसका। तो फिर मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि ये क्या है। तो इसने मुझे बोला नहीं, मेरे बच्चों को उनकी भाभी सामने ही रहती थी, उनके पास रखने का इसलिए घर पे रखा, लेकिन वो भाभी संभालती ही नहीं थी और ये दोनों इधर ही रहते। और ऐसे कोई भी आके खुद के आके हमारे घर में खाना वाना खाता है। और ये सब मेरे मतलब मेरे लिए एकदम स्ट्रेंज था। तो उसके ऊपर भी मैंने बहुत ऑब्जेक्शन बताया। फिर मुझे लगा नहीं, मैं यहाँ पे मुझे नहीं नहीं मतलब नहीं रहना है। तो शुरू से ऐसा ही था कि जब हमको फादर इन लॉ ने ये घर दिया था तो सोचा ही था कि हमको जब अलॉटमेंट होगा तो हम जाएंगे अणुशक्ति नगर में। बट उसके बाद धीरे धीरे इसका वो अणुशक्ति नगर में जाने का इंटरेस्ट निकल गया, तो वो खिलाफ था उसके। बट ऐसा हुआ कि 2001 में हमको अलॉटमेंट का लेटर आया था ब्रह्मपुत्रा का। तो उस दौरान ब्रह्मपुत्रा का ओसी नहीं था, इसलिए फ्लैट फिजिकली हैंडओवर नहीं हो रहे थे, बस ऑन पेपर हैंडओवर हो रहे थे। तो मैंने खुशी खुशी ले लिया, क्योंकि वैसे भी बच्चे लोग का 6 महीने का एकेडमिक ईयर बाकी था, तो ले लिया। और उस दौरान मेरे फादर इन लॉ की तबीयत बार बार खराब हो रही थी, तो उनके बड़े भाई मेरे पास ऐसे ही जनरल बातें करते हुए से बात कर रहे थे कि इनको चक्कर आता है, उनका बीपी बढ़ रहा है, कभी कभी डायबिटीज भी होता है, आंखों में प्रॉब्लम हो रहा है, तो कैटरेक्ट का भी तकलीफ है। तो फिर मैंने उनको बोला कि हाँ मेरे इधर मैं दे सकती हूँ उनको सर्विस, बट मुझे रेशन कार्ड के ऊपर उनका नाम डालना पड़ेगा। तो उस हिसाब से उन्होंने मेहनत करना शुरू किया और मार्च 2002 तक उनका रेशन कार्ड में मेरे नाम आया। तो मैंने उनका CHSS बेनिफिशियरीज में ऐड कर दिया फादर इन लॉ का। तो मतलब ये जो चीज हुई ना वो अलग ही हुई। मेरे फादर इन लॉ एकदम ठीक थे, बहुत अच्छे थे। और मैं शुरू में जब कैटरेक्ट का ऑपरेशन उनका करना है तो उनका अपॉइंटमेंट लिया, डॉक्टर करेरा थे तभी। तो ब्लड टेस्ट और वो सब टेस्ट करने के लिए उनको मैं लेके आई। उसी दौरान मैंने उनको घर भी दिखाया मेरा कि दादा हम लोग इधर आने का प्लान करें। तो दादा वॉज अगेंस्ट, इवन एवरीबडी वॉज अगेंस्ट। तो फिर भी मैंने बोला कि बच्चों के लिए ये अच्छा है वगैरह, तो इतना कुछ उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। पर उस दौरान ऐसा हुआ कि कैटरेक्ट के ऑपरेशन के लिए दादा को एडमिट किया। और दादा को एडमिट करने के बाद ऑपरेशन ठीक हुआ, सब कुछ ठीक हुआ, बट उनको पता नहीं क्या हुआ, वो एकदम अलग ही बिहेव करने लगे। तो वो जो टेबल पे बेड पे बिस्तर पे सोएंगे ना तो जग मारना शुरू किया। तो हमको रातों रात फोन आया कि जल्दी आ जाओ, वो एकदम ही वायलेंट हो रहे। तो रात को हम लोग गए हॉस्पिटल में, तो देखा तो उन बाद में मालूम पड़ा कि उनका जो ब्रेन हेमरेज हो गया था, ब्लड सर्कुलेशन उधर का बंद हो गया, उनको पैनिक कुछ अटैक आया होगा उसमें।
क्योंकि उनको डेली थोड़ा थोड़ा ड्रिंक्स लेने की आदत थी। वो मेरे रिक्वेस्ट की वजह से उन्होंने टोटली ड्रिंक लेना बंद किया था, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, एक बार चीज नहीं करनी है तो नहीं करनी, तो शायद उस वजह से उनको वो पैनिक अटैक आया होगा और वो कोमा में थे फादर। हम्म, तो उसी दौरान ऐसा हुआ कि मेरा अपना जो ब्रह्मपुत्र का शक्ति नगर का अलॉटमेंट का सिलसिला शुरू हो गया। ये मई एंड की बात है, फादर इन लॉ को अटैक आया और फिर वो कोमा में चले गए। तो उनकी बहनें, उनके रिलेटिव सब ऐसे टेंशन में आ गए कि इधर क्यों लाया, इधर फ्री में मिलता है इसलिए ऐसा होता है वगैरह वगैरह। ऐसा मुझे बहुत गिल्ट फील होने लगा ये सब सुन के भी कि मैंने ये क्या किया। मैंने कुछ अच्छा होने के लिए कोशिश करने के लिए किया था, पर कुछ अलग ही हो गया। तो उसी टाइम ऐसा हुआ कि हम लोगों को शिफ्ट करना था और मेरी रीतु तभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी और बेटा राज मेरा सिक्स स्टैंडर्ड में था। फिर अराउंड सेकेंड वीक ऑफ जून अलॉटमेंट का चाबी देना शुरू हो गया। तो मैंने इसको बोला कि हमको उधर जाना है, हमको शिफ्ट करना। तो वो बोला कोई नहीं जाए, बिल्कुल भी नहीं। मैं बोला मैं इतना साल नहीं रह सकती अब यार, ऑलरेडी हम लोगों ने इधर 9 साल इधर बिताए हैं। अब अगर हमको रेडीमेड मतलब जैसे हमको बासी खाना परोसा है और अच्छी दावत है सामने, तो हम दावत ही लेंगे ना, बासी खाना क्यों खाएंगे। लेकिन उसको मेरा बात प्रवचन लगता था, लंबा लंबा छोड़ के ऐसा लगता। तर तभी ऐसा हुआ कि ये कन्विंस ही नहीं हो रहा था। तो मेरे एक अंकल है, वो अंकल को मैंने बोला कि शायद वो आपकी बात सुनेगा, तो उनको बुलाया। मेरे अण्णा का तो वो सुनते नहीं थे, तो उनको बुलाया। वो तो बहुत उनका लाइफस्टाइल भी हाई लाइफस्टाइल था, उनका खुद का बड़ा बंगलो वगैरह है। तो वो मेरे लिए उधर आए थे और वो बड़ी 4 व्हीलर लेके आए थे, तो दैट अगर ये माना नहीं तो मुझे ही लेके सामान के साथ चले जाएंगे। बट मेरा ऐसा नहीं था, मुझे उसके साथ ही लेके जाना। तो वो आए, उनके लिए मैंने खाना बनाया। तो फिर उन्होंने रात को 11 बजे वगैरह अंकल ने मेरा उसको समझाना शुरू किया कि मैं इसीलिए आया हूँ कि तुम माया का बात मानो और अणुशक्ति नगर में चले जाओ रहने के लिए, वो हेवन जैसी जगह है, क्यों मना करते हो वगैरह। वो समझाने लगा और इसने चिल्लम चिल्ली शुरू किया। और उतनी रात को ऑलमोस्ट 12 बजे उसने अपने भाइयों को, डैडी को, रात को सबको बुलाया कि ये लोग मुझे नहीं, डैडी तो उधर एडमिट थे, भाइयों को बुलाया। तो फिर तभी भी वो कन्विंस नहीं हुआ, तो मैं सोचा अभी ये होने वाला ही नहीं है। उसके बाद स्कूल शुरू हो गया, बच्चों का स्कूल शुरू हो गया। और बच्चों का स्कूल शुरू हो गया तो मैंने बच्चों को बोला था कि कोई भी स्कूल में नहीं जाए, दोनों भी स्कूल में नहीं जाए, क्योंकि वो मायूम का स्कूल में जाएगा तो इधर एडमिशन का मुझे करना ही था ना, और उधर नहीं जाएगा तो इधर कुछ तो होगा ऐसा। और मेरे दोनों बच्चे इतने स्मार्ट है ना, इतने स्ट्रांग है। उसने उस टाइम में कभी भी वो यूनिफॉर्म की प्रोविजन, क्या बोलते हैं, बुक्स को कवर लगाना वगैरह कभी नहीं किया था। इतने साल मैंने किया, वो पहला साल था। उसने बच्चों लोग का सब स्कूल का बुक लाया, नोटबुक लाया, खुद कवर किया, खुद यूनिफॉर्म का नया खरीद कर लाया। पर मेरे राज को और रितु को ये उठा रहा है सुबह स्कूल में जाने के लिए। दोनों बच्चे बिल्कुल उठने के लिए तैयार थे और दोनों जाग रहे हैं, फिर सोने का नाटक कर रहे हैं। और उस दिन में उसने उसको 2-4 लगा के भी दे रहे थे, लेकिन बच्चे नहीं। तो फिर ऐसे ही एक हफ्ता चला गया और फिर ऐसा हुआ कि मुझे दोनों बच्चों का उधर से दाखला निकालना था, मायूम की स्कूल उधर उनका एडमिशन, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, उनका एडमिशन ले। तो मैंने सोचा कि अभी मुझे जाना पड़ेगा, दादा तो एडमिट ही थे हॉस्पिटल में तभी। तो मैंने सोचा मुझे जाना पड़ेगा। तो मैंने उसके पहले इसने अपने
जो डॉक्टर नायर है हॉस्पिटल के मेडिकल डिवीजन के हेड, उनको जाके मिलके मेरे पिताजी को डिस्चार्ज कर दो ऐसा बोला। तो उनको डिस्चार्ज देने के लिए ये लोग तैयार थे, तो इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर जो है उसको जाके फोन कर दिया कि आप शाम को ये टाइम को एम्बुलेंस की प्रोविजन कर दो कि आपके पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसा, तो वो फोन गया मेरी उसके बड़ी भाभी को, उसके बड़ी भाभी को फोन गया, उसकी बड़ी भाभी ने मुझे ऑफिस में फोन किया कि माया ऐसे हालत में दादा को कैसे संभालेंगे, वो टोटल बेड रिडन, उनका सब घर पे कैसे कर सकते हैं। तो मैं बोला कहाँ डिस्चार्ज दे रहा, कौन डिस्चार्ज दे रहा, नहीं मुझे बोलते मुझे फोन है। तो इमीडिएटली मैंने डॉक्टर नायर से बात किया, तो डॉक्टर नायर ने बताया कि आपके ही रिलेटिव ने उनको डिस्चार्ज देने के लिए, और इसने खुद के मतलब सेल्फिशनेस कितना ऐसा है कि अपना मुझे खुद को घर नहीं बदलना चाहिए, इसलिए अपने बेड रिडन कोमा में जो एडमिट डैडी है उनको वो शिफ्ट करने के लिए बोला। तो मैंने डॉक्टर नायर को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज ऐसा मत करो, घर पे नहीं ले जा सकते उनको। तब फिर वापस उनको रखा, बोला इट इज योर चॉइस, हम लोग थोड़ी जोर जबरदस्ती रख दिया। तो के बाद फिर इन लोगों का, बच्चे लोगों का ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए मैं उनके स्कूल में गई। स्कूल में मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, तो मुझे पता नहीं क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे समझ में था ना मेरे पीछे है। तो मैं जब ऑफिस में गई स्कूल के, तो उनको पूछा कि मुझे ना बच्चे लोग का, दोनों बच्चों का लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। मैं तो एप्लीकेशन सब लेके गई, तो उन्होंने बोला कि नहीं दे सकते हम आपको एप्लीकेशन। मैंने बोला क्यों नहीं दे सकते हम लोग, आप हमको, मैं बच्चों की माँ हूँ। तो उन्होंने बोला कि ऑलरेडी उनके लिए लेटर आया है उनके पिताजी का बच्चों के, कि कोई भी लिविंग सर्टिफिकेट मांगने के लिए आएगा तो उनको देना नहीं है। तो फिर मैं साथ में एक और डॉक्यूमेंट को लेकर घूमती थी, मैंने अलॉटमेंट ऑर्डर दिखाया, मेरा आईडी प्रूफ दिखाया। मैंने उनको बोला ऑलरेडी बच्चे एक हफ्ते से स्कूल में नहीं आ रहे हैं, हम लोगों ने शिफ्ट भी किया है, अगर उनका करियर का कुछ नुकसान होता है तो आप लोग रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो उन्होंने मुझे प्रिंसिपल के पास भेजा, तो प्रिंसिपल मैडम से बात किया, तो ऐसा ऐसा बताया। तो इमीडिएटली मेरे सामने ही प्रिंसिपल मैडम ने फोन करके ऑफिस स्टाफ को बोला कि इनको लिविंग सर्टिफिकेट दे दो, और वो बाहर ही खड़ा था, उसके सामने मुझे लिविंग सर्टिफिकेट मिला। और फिर वो जो लिविंग सर्टिफिकेट है वो दोनों के, तो जो स्टेट बोर्ड के ट्रांसफर सर्टिफिकेट तो सेंट्रल बोर्ड में जाने के लिए वापस एक फॉर्मेलिटी है, वो फॉर्मेलिटी करने के लिए मुझे 2 अलग अलग जगह में जाना था। तो मैं कभी टैक्सी वैक्सी में घूमी नहीं, पर उस टाइम मैं टैक्सी में घूम रही थी, हाथ में 15,000 कैश लेके अकेले घूम रही थी, सोसाइटी से लोन लिया था क्योंकि पगार भी नहीं था मेरा, ऑलरेडी घर के लिए मैंने लोन लिया था, कटिंग बहुत होता था, तो सोसाइटी निकाली। और जैसे मैंने रितु का राज का तो लाके रखा पहले, बाद में रितु का लाया लिविंग सर्टिफिकेट घर पे, और घर पे रखा, और फिर मैं ऑफिस गई, और ऑफिस से छूटने के बाद 4 ड्यूटी रहता था मेरा, 4 बजे छूटने के बाद मैं फादर इन लॉ के इधर गई मेरे हस्बैंड को रिलीव करने के लिए, तो दैट वो थोड़ा अपना चाय नाश्ता करे। और मैं उधर गई 2 जुलाई 2002 की बात है ये, मंडे को। तो मैं उधर गई और मेरे सामने मेरे फादर इन लॉ ने दम छोड़ दिया। तो वो मेरे लिए इतना ये था कि मैं कभी भी कुछ अच्छा करने जाती हूँ, बुरा क्यों होता है, मतलब मुझे चाहिए था मेरे फादर इन लॉ मुझे शाबाशी दे, क्योंकि इससे पहले बहुत बार उनको मेरे से बहुत शिकायत थी, पर मेरा एक शुरू से ये था ना कि मैं आदर्श बहू बनूं, आदर्श बेटी बनूं, आदर्श माता बनूं। तो ऐसा बहुत लगता था कि एक बार तो मेरे साथ फादर इन लॉ मुझे बोले कि ये कि तू ही मेरी अच्छी बहू है करके, बट वो नहीं हो पाया। बट फिर भी जाते जाते जो उनको सुकून देना था वो मेरी तरफ से मैंने जितना करना था मैंने किया था।
तो फिर उस दौरान ऐसा हुआ कि इतना सब चल रहा था, दादा कोमा में थे, नया ट्रांसफर चल रहा था, घर का सामान लगाना वगैरह सब चल रहा था, बच्चे लोग का स्कूल का। तो हमारे सेंट्रल स्कूल में एंट्रेंस टेस्ट होता है बच्चों का। हाँ हाँ, तो बच्चों का एंट्रेंस टेस्ट मुझे वो ध्यान में भी नहीं, तो मुझे मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया, ब्रह्मपुत्रा में रहती है, कि अरे माया इनकी तैयारी ले ले, एग्जाम है 2-3 दिन बाद। और रितु फर्स्ट स्टैंडर्ड, राज फिफ्थ स्टैंडर्ड, और उधर से स्टेट बोर्ड में हिंदी वगैरह तो था भी नहीं, लेकिन इनको 4 सब्जेक्ट थे, हिंदी, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, ऐसे 4 सब्जेक्ट है जिसमें 24-25 मार्क्स का पेपर आएगा। मैंने दोनों को बता दिया, बच्चे तुम लोग को करना पड़ेगा, मुझे टाइम नहीं है तुम्हारा लेने के लिए, बट कोशिश करो। मुझे पता नहीं उन्होंने क्या किया, बट मेरे दोनों बच्चे उस एंट्रेंस टेस्ट में पास हो गए। और ऐसा है कि उधर सेंट्रल स्कूल में अगर पास नहीं होते तो 1 स्टैंडर्ड बिलो डालते। और अगर मेरे दोनों बच्चों उसमें पास नहीं होते थे तो मुझे वापस माइम जाना पक्का था, क्योंकि उसको वो बहाना मिलता था कि मेरे बच्चों का लाइफ बर्बाद करिए, साल बर्बाद करिए। लेकिन वो दोनों ने इतना पैशनेटली वो किया, मतलब वो मैच्योरिटी, मुझे बहुत सरप्राइज होता है कि रितु मेरी 7 साल की थी, उस टाइम उसको जो समझ थी कि मुझे करना है, नहीं तो हमको प्रॉब्लम आएगा। और दोनों को जाना ही नहीं था माई में रहने के लिए। तो वो मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिव लगा। तभी जब मैं शुरू किया अणुशक्ति नगर में रहने के लिए, तब बहुत डर लग रहा था, तो उसके साथ में आई थी, बट ये एक अच्छी एक पॉजिटिविटी थी। लेकिन उस दौरान मेरे फादर इन लॉ गए थे, वो सदमे में भी मैं थी, बट वो जाने के बाद उसको और वापस चांस मिला कि मेरे डैडी नहीं रहे हैं, तो वो आना बंद हो गया, वो नहीं आ रहा था इधर रहने के लिए। नॉर्मली मैं और मेरे दोनों बच्चे ही रहते थे, वो कभी कभार आके हंगामा करके जाता था। तो ये 2002-3 ऐसे 2 साल निकले। 1994 में मुझे याद है, अभी ये सुशांत सिंह राठौड़ 14 जून का जो हुआ था, मैंने 14 जून 1994 में वो काम किया था। अच्छा। उस टाइम ऐसा हुआ था कि इसकी जो बहन है उसकी बेटी को मुझे संभालना पड़ रहा था, और उसका नेक्स्ट ईयर वापस चालू हुआ, तो वो वेकेशन पे अपनी माँ के पास रह रही थी। और उस दौरान मेरे देवर के एंगेजमेंट, उधर वो मुझे मिली भी थी 2 दिन पहले, देवर के एंगेजमेंट। तो देवर के एंगेजमेंट में मैंने ऐसे ही कुछ बोला कि कुछ तो नेगेटिव बात बोला, मैच्योरिटी थोड़ी कम थी, मतलब समझ इतनी भी समझ नहीं होगी शायद, जो नहीं बोलना चाहिए था वैसा बोला था। तो फिर वो शायद मेरी उसकी बड़ी भाभी ने सुना था, और उसने उसका इतना बड़ा इशू किया था कि तुम्हारी बीवी इसने सबके सामने ये सब बोली। तो फिर मुझे नेक्स्ट डे आके इसने बोला कि तू उस दिन मेरी बहन के साथ बोली नहीं जिसकी बेटी मैं संभालती थी। तो मुझे मन नहीं था, उसकी बेटी मैं संभाल रही हूँ तो वो भाई मुझसे भी बात करे ना, थोड़ा पोलाइटली आके, वो तो नहीं करती है, तो मेरा मन नहीं था। प्लस मैंने कुछ बोला ऐसा, तो उसने बोला अभी सब लोग तेरे को जाब विचारायला येतील एंड नाउ यू आर आंसरेबल। अच्छा। तो वापस मुझे वो कटघरे में कोर्ट में बैठाएंगे लोग और 50 सवाल पूछेंगे। ऑलरेडी मुझे इतना तकलीफ होता था कि मुझे उसका सपोर्ट ही नहीं है, और मेरे को हमेशा लोगों के सामने जलील करना, मैं थक गई थी। तो मुझे इतना गुस्सा आया था, तो मैंने उस टाइम मेरा बेटे को लेके वो इधर समर्थ व्यायाम शाला में राज जाता था, लेके गया था शाम को। उस टाइम मैंने उसका वो जो नया ब्लेड लिया और नस काट डाला था। ऐसा कोई करना नहीं है, बट मेरा वो तक उस एक्चुअली एक्सट्रीम कंडीशन, हाँ एक्सट्रीम हो जाता है। मैंने मतलब लेकिन वो टाइम अगर हम बच गए तो बच गए,
उस टाइम अगर नहीं बचे तो खत्म, ऐसा है। तो फिर वो आके उसने देखा तो मेरे को एकदम चक्कर आ रहा था, बेहोश थी। फिर मैं को डॉक्टर के पास गया, लेकिन नजदीक वाले फैमिली डॉक्टर जो है एकदम ही नजदीक था, तो उसने प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा, क्योंकि उसको क्या बोलते स्टिचेस डालना पड़ेगा, ऐसा सब। तो उधर उसका 1000 का खर्चा हुआ बोलता है। तो उसने मेरे को इतना सुनाया कि तेरे वजह से मेरा 1000 रुपया खर्चा हो गया, बट वो एक बार भी पूछा नहीं कि तू ये क्यों किया, मैं तेरे साथ कुछ भी नहीं। वो तो मेरे से बात करना ही बंद हो गया उसके बाद। और फिर वो अपनी 2 दिन नेक्स्ट डे सीधा ऑफिस को नाला सोपारा गया, अपनी बहन के बेटी को रात को 12 बजे लेके आया। मेरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहा था, कुछ नहीं। मैं खुद ऑफिस में आके अपने ट्रॉम्बे डिस्पेंसरी से स्टिचेस निकलवाया, अपना आपका सब किया। उसने एक भी बार पूछा नहीं कि निकाला क्या स्टिचेस, या ठीक है क्या, या कुछ लेना देना। तो तभी समझा हमको हमारा ये सब देखना है। लेकिन ये चीज मेरे बच्चों को नहीं समझ में आई, उनको उनसे वो हाइड हो गई, उसको नहीं समझ में किया। तो वो एक गंदा इंसिडेंट है जो मैंने, उसने डैडी को बुलाया था मेरी शिकायत करने के लिए, और तुम्हारी बेटी को थोड़ा बोल, लेकिन डैडी को ये बताया नहीं था ये सब मैंने किया था। तुम्हारा बेटी को जरा सुना, बहुत ज्यादा परेशान कर रही है मेरे को, ऐसा। तो डैडी मुझे मिलने और देखने पे आए थे। तो मैंने बोला कुछ नहीं, मैं वो कैरी काट रही थी, हमारा जो बैठ के काटते ना बीड़ी पे, कैरी काट रही थी तो हाथ फिसल गया और वो कट गया। ऐसा ही मैंने डैडी को बोला, डैडी को ये सब बोला ही नहीं।